अस्सलाम वालेकुम नाजरीन लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन मज तुहद वथ वंज पुरखलूस तो पुरजोश इस्तकबाल तो आज रोज बुत तुहस मेज़बान लुबना महराज। नाजरीन उम्मीद है तुम सारी ऐसो बखैर आफियत दुआ करान अल्लाह ताला थविन सारनी हमेश बसेहतो सलामत आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन चूंकि सेहत की सेहत प्रोग्रामस मज विज विज सेहत रंग मुख्तलिफ मौजूआतन पे कत बात करान तो पन्निस खास एक्सपर्ट सज राय जानन। अजकिस सेहत किस प्रोग्रामस मज करो कत बात क्रेनियोफेशियल सर्जरीजन मुतलिक। नाजरीन चूंकि अक्सर वचान कह तकलीफ यम जनगर या कुन हादसातो वजह से गसान यथ मज अक्सर वचान तालस या वठ छुन आसान या कुन केसन में स्कल प्रॉपरली डेवलप गुमुत कहें कान आसान नथ प्रॉपरली डेवलप गम सारे कथन कड़ो आज फट पन्निस खास एक्सपर्टस सैनिस गेस्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्रेनियोफेशियल सर्जरी जनाब डॉक्टर कृष्णा श्यामा राव। नाजरीन बिफोर इस करो कत बात सिलसिल शुरू तह पहुंच यह फोन इन प्रोग्राम दौरान लगातार तुहदन फोन कॉलन हंद इंतजार रोजान वो गई तनी गुजारिश ये तुम प्रोग्रामस मज शिरकत करियो प्रोग्रामस मज कॉल करियो पन्ने टीवी सेट वॉल्यूम थो कम सवाल प्रिसो मुख्तसर अल्फाजन मज तो किसी मौजूस पे बोलिए नाजरीन इस्तकबाल करो जनाब डॉक्टर कृष्णा श्यामा राव। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर आपका बहुत बहुत खैर मकदम प्रोग्राम है। सर अब हम आपके बहुत मुखातिब हैं कि आपने हमारी दावत कबूल की प्रोग्राम में शिरकत की। शुरुआत में आपसे यही जानना चाहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ क्रेनियोफेशियल की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से तकलीफ हैं जो इसमें ट्रीट किए जाते हैं और क्रेनियोफेशियल सर्जरीज होती क्या है? क्रेनियोफेशियल सर्जरी ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी लोग को स्कल या होठ, नाक, कान और उनके जो फेस के बोन्स है, हड्डी है, उसमें डिफॉर्मिटीज होते हैं आइदा पैदाइश या बाय एक्सीडेंट या और कोई कारण के वजह उसको ठीक करने के लिए जी। और इसमें बाय बर्थ डिफॉर्मिटीज ही इंडिया में काफ़ी है और एक साल में ऑलमोस्ट 60,000 ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। ओके तो इन डिफॉर्मिटीज़ में हम कौन कौन सी कॉमनली देखते हैं जो होती हैं, वेदर वो कॉन्जेनिटल हो या एक्वायर्ड हो? सबसे कॉमन कंजेनाइटल में यानी कि पैदाइशी में जो होता है वो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट बोलते हैं जो हमारे देश में करीबन 32,000 यानी कि 32,000 बच्चे पैदा होते हैं हर साल जी। और बाकी और तरीके के डिफॉर्मिटी से जैसे स्कल के और एक साइड के फेस ना हो ठीक से जी। और कान नहीं होगा, नाक ठीक नहीं होगा तो ये और 28,000 पर ईयर होते हैं जी। कुल मिला के अप टू 60,000 बर्थ्स पर ईयर हमारे देश में होता है ऐसे डिफॉर्मिटीज। इसके अलावा जो अक्वायर्ड है वो तो एक्सीडेंट के वजह से हो सकता है या तो कोई पिछले ट्यूमर था वो निकाला गया और उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है तो वो भी क्रेनियोफेशियल में आता है जी। बिल्कुल। जब हम बात करते हैं क्रेनियोफेशियल एनॉमलीज की तो आपसे जानना चाहेंगे जो आपने बोला कि कुछ ऐसी एनॉमलीज हैं जो हम कॉन्जेनिटल जो हम बाय बर्थ देखते हैं तो कुछ कारण हैं कि बाय बर्थ ही हम देखते हैं कि कुछ ऐसी डिफॉर्मिटीज रहती हैं बच्चे को? हाँ, तो इसमें दो टाइप के डिफॉर्मिटीज होते हैं जी। उनको हम नॉन सिंड्रोमिक एंड सिंड्रोमिक बोलते हैं। ओके। तो ये जो नॉन सिंड्रोमिक होता है यूजुअली अभी क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट देखो तो उसके लिए 4 वजह है। ओके। जेनेटिक्स थोड़ा काम करता है, उसके अलावा मैल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन ठीक ना हो बच्चों को या जो प्रेग्नेंट मदर है उनको तो उसी टाइम ये डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी हो सकती है। दूसरे एक ही फैमिली में शादी करने से हो सकता है उसको कंसैंग्विनिटी बोलते हैं। और तीसरे जो लेडी है उनको यंग एज में मैरिज होके बच्चा हुआ या उनके एज ज़्यादा उम्र ज़्यादा है और बच्चा हुआ या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट 7-8 वीक्स में कोई भी दिक्कत आई जैसे कोई बीमारी आई कोई उसके लिए दवाई लिए हैं तो उसके वजह से भी हो सकता है। तो अब अनेक कारण हैं लेकिन जो हम सिंड्रोमिक बोलते हैं वो
काफी समय से पता है कि वो जेनेटिक ही है और वो उसको जेनेटिक आइडेंटिफाई हो चुका है जी। तो हमें पता है कि इसका यही प्रॉब्लम होगा। जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब आपने फरमाया कि हम बहुत सारे सिनेरियोज में देखते हैं कि स्कल प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होता है या एक साइड से चेहरा प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होता है, तो स्कल किन सिनेरियो में और किन केसेस में हम देखते हैं प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होता है और क्या कारण रहते हैं कि स्कल प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ होता है? अभी हमारा स्कल डेवलप होने के लिए स्कल में सूचर्स बोलते हैं ओके। जहाँ ग्रोथ सेंटर है जी। और जब ये ग्रोथ सेंटर बंद हो जाता है प्रीमेच्योरली जी, आइदर बिफोर बर्थ या इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, तो वो बच्चे का स्कल ग्रो नहीं होता है। okay. उसके वजह से उनकी जो ब्रेन है वो ब्रेन पे प्रेशर पड़ जाता है और ब्रेन का डेवलपमेंट भी कम होते जाता है। ऐसे बच्चों को तुरंत आइडेंटिफाई करके 1 साल के पहले ऑपरेशन करना चाहिए सो दैट उनको कोई दिक्कत ना आए। ओके। कुछ मेजर कॉजेस रहती हैं कि बच्चे का स्कल प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है? कॉमन कॉज तो सब जेनेटिक ही है, लेकिन कई नॉन सिंड्रोमिक भी है जहाँ बाय चांस होती है और लेकिन उसको आइडेंटिफाई करके ट्रीट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। तो डॉक्टर साहब आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि डायग्नोसिस कैसे होता है कि अगर बच्चे का प्रॉपर्ली स्कल डेवलप नहीं होता है, इज इट लाइक कि बिफोर बर्थ ही ये प्रिडिक्टिव होता है कि बच्चे का स्कल प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है हुआ होता है? हाँ, एनामली स्कैन करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में और उस समय अच्छा स्कैन सेंटर में पता लग जाता है जी। लेकिन अभी भी मैं 29 साल से ये सर्जरी कर रहा हूँ और 29 साल पहले एनामली स्कैन में कुछ पता नहीं चलता था। आजकल स्कैन में पता चलता है और उसी समय हम मदर को बता सकते हैं ये प्रॉब्लम है और बच्चे का प्रोग्नोसिस यानी कि डेवलपमेंट अच्छा होगा या नहीं। अच्छा होगा तो हम उनको अबॉर्शन के लिए नहीं बोलते, डिलीवरी करके हम उसको ठीक करते हैं। लेकिन कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जिनमें अबॉर्शन भी एडवाइस करते हैं। ओके। और सर्जरी की जो एज रहती है 1 साल के अंदर अंदर जो है? सर्जरी की एज 1 साल के अंदर अंदर किया तो बेहतर है क्योंकि ब्रेन के लिए डेवलपमेंट के लिए जगह चाहिए। तो स्कल जब भी टाइट हो जाता है तो ब्रेन डेवलपमेंट मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल। कुछ ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर जो लेने की ज़रूरत हो बच्चे को जब विद इन 1 ईयर हम सर्जरी करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो इनको लेने की ज़रूरत है? प्रिकॉशंस तो ज़्यादा तक उनका डेवलपमेंट वॉच करना है। ओके। कोई भी साइन होगा जिसमें इरिटेबल हो जाते हैं, ठीक से खाना नहीं खाता है, वॉमिटिंग होता है, तो उसमें पता चलता है कि ब्रेन में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है। तुरंत कोई भी क्रेनियोफेशियल सर्जन या मैक्सिलोफेशियल सर्जन या न्यूरोसर्जन जो भी है उनके नज़दीक उनके पास दिखा के उसके असेसमेंट होना चाहिए जी। और असेसमेंट में सिर्फ चेकअप नहीं, सीटी स्कैन और एमआरआई की भी यूज़ किया जाता है और उससे हमें पूरा डिटेल पता चलता है कि ब्रेन की क्या हालत है, स्कल की क्या हालत है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं। जी बिल्कुल। स्कल डेवलपमेंट के लिए जब हम सर्जरी करते हैं तो कितनी सक्सेस रेट रहती है और रिकवरी कितने टाइम में हो जाती है? सक्सेस रेट बढ़िया है, लेकिन किसी में भी 100% मेडिकल में ऐसा वर्ड नहीं यूज कर सकते हैं हम। exactly. हाँ, क्योंकि कभी कभी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, लेकिन सक्सेस रेट बढ़िया है और बेनिफिट से रिस्क कंबाइन करेंगे तो बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा है, रिस्क बहुत कम है। क्योंकि डॉक्टर साहब हर एक सर्जरी के साथ जो है कुछ कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड होती हैं, तो इस सर्जरी के साथ कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हम? इस सर्जरी में ब्रेन का स्वेलिंग हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है और बच्चे का इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम सॉल्ट कम पड़ जाता है जी। तो उसको मैनेज करना पड़ता है। तो ऐसे जगह में ये अस्पताल में जहाँ अच्छा टीम होगा, वो एक सर्जन का काम नहीं है। तो क्रेनियोफेशियल सर्जन के साथ न्यूरोसर्जन भी होगा और उनके साथ पीडियाट्रिशियन भी होगा, बच्चों का डॉक्टर, और एक इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट भी होगा और एनेस्थेटिस्ट भी होगा। तो सब मिलके जुड़ के एक टीम बना के
ये बच्चे को देखते हैं। बिल्कुल। जब हम बात करते हैं, जो आपने बोला कि एक साइड से फेस प्रॉपरली ग्रो नहीं करता है, तो वो किन किन केसेस में प्रॉपरली ग्रो नहीं करता है और वो हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? वो भी ऐसा है कि स्कल डेवलपमेंट, जैसा कि आपने बोला कि आजकल हम देखते हैं बिफोर बर्थ ही पता चलता है कि स्कल प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं, तो जो फेस डेवलपमेंट है वो भी हमें बिफोर बर्थ बच्चे का जब होता है तो उससे पहले ही पता चलता है कि इसका फेस प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा है। एनामली स्कैन में अभी तक पता लगता है कि फेस में डिफॉर्मिटी है जी। या बच्चों को क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है, यानी कि होठ का और तालू का प्रॉब्लम है। हाँ। सो जो भी डिफॉर्मिटी है स्कैन में पता चलता है। ओके। और जो सिंपल सा डिफॉर्मिटी है जिसमें और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है जी, उन बच्चों को ट्रीट किया फिर रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आता है और वो समाज में फिर से नॉर्मल बच्चे जैसे अडल्ट्स होके कमाई कर सकते हैं और घर चला सकते हैं, तो उनका फ्यूचर ब्राइट रहता है। जी बिल्कुल। जो ये फेस डेवलपमेंट है, प्रॉपर्ली फेस एक साइड से ग्रो नहीं होता, तो इस चीज़ को मैनेज कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? तो ये फेस एक साइड में डेवलपमेंट जो नहीं होता है वो दो कारण है। एक बाय बर्थ, उसको हेमीफेशियल माइक्रोसोमिया बोलते हैं। दूसरा अक्वायर्ड है लेकिन अर्ली इन लाइफ, उसको एंकिलोसिस ऑफ द टीएमजे, यानी कि जॉइंट का फ्यूजन हो जाता है। ऐसे बच्चों को मुंह भी खोल नहीं सकते हैं। तो ये दो कारण से फेस एक साइड में डेवलपमेंट नहीं होता है। कभी कभी ये दोनों साइड भी हो जाता है, फिर दोनों साइड भी डेवलप नहीं होते हैं। और कई ऐसे बच्चे हैं जिसके फेस एक साइड डेवलप नहीं हुआ है, उनका कान भी नहीं रहता है। तो कान का भी ट्रीटमेंट है जिसमें हम नया कान बना के दे सकते हैं। जी, बहुत सारी सिनेरियोज में हमने देखा है कि मुंह भी नहीं खुलता है अगर उनको प्रॉपरली एक साइड से फेस ग्रो नहीं कर रहा है। तो हमने बहुत सारी सिनेरियोज में देखा है कि उनका जो मुंह है वो भी नहीं खुलता है। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे उस बच्चे को ट्रीट किया जाता है? इसमें 3 स्टेजेस है। द फर्स्ट थिंग, बच्चे को स्लीप एपनिया है या नहीं वो टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको स्नोरिंग होगा, रात को नींद ठीक से नहीं आता होगा, तो उनका एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है और उसके वजह से उनको हार्ट और लंग में प्रॉब्लम हो सकता है। तो जितने अर्ली हम उसको ट्रीट करेंगे और जो हड्डी ठीक से नहीं ग्रो हो रहा है उसको ग्रो करेंगे तो अच्छा है। इसके लिए अभी एक टेक्निक है जो हम पिछले 20-25 ईयर से यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस बोल के, जहाँ से हम हड्डी को 1 मिलीमीटर पर डे ग्रो करते हैं और उसके साथ चमड़ी, नर्व सब ग्रो होता है। तो उसके मशीन के हेल्प लेके बच्चों को ट्रीट कर सकते हैं, एकदम नॉर्मल बना सकते हैं। जैसे कि आपने बताया डॉक्टर साहब शुरुआत में भी कि स्कल डेवलपमेंट में हम विद इन 1 ईयर जब बच्चा होता है 1 साल के अंदर अंदर सर्जरी करनी होती है। तो इस चीज़ के लिए कब सर्जरी करनी होती है अगर उनका मुंह प्रॉपरली खुल नहीं रहा होता है या एक साइड से चेहरा पूरा डेवलप नहीं हो रहा होता है, तो इस चीज़ के लिए कब सर्जरी के लिए एक बच्चे को आगे आना चाहिए? हमारे देश में ऐसा है कि हर बच्चे अर्ली आइडेंटिफाई नहीं होते हैं और काफी लेट भी आते हैं। सो जब भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं, अर्लियर द बेटर। तो जितने जल्दी कर सकते हैं उतना अच्छा है, लेकिन लेट आया तो भी हम कर सकेंगे। ऐसे कोई एज क्राइटेरिया नहीं है? एज क्राइटेरिया नहीं है। एकदम अडल्ट हो जाते हैं तो शायद फिर कॉस्मेटिक का प्रॉब्लम होगा और मिनिमल होगा उनको, क्योंकि ऐसे बच्चे ज्यादा तक अडल्ट नहीं बनते हैं। जी बिल्कुल, बिना ट्रीटमेंट। प्रोग्राम में हमारे साथ फर्स्ट कॉलर शिरकत कर रहे हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी हेलो आदाब जी आदाब पन नाव वेन्यू होस्ट कट पे कॉल करा मैं नाव बासित कुछ कॉल कराना हैदरपुरा। जी बासित, आपका इस्तेकबाल प्रोग्राम है, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मैंने डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा है, उनका नाम इब्राहिम है, उनको सर्जरी आई थी क्रेनियल स्टोनोसिस और मेरे को जी डॉक्टर साहब ने ही ट्रीट किया है। हाँ, इन्हीं डॉक्टर साहब ने बेंगलोर में ट्रीट किया है विद द ब्यूटीफुल एंड द बेटर टीम। और हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ दर्शकों को, और डॉक्टर साहब उधर सामने हैं, ताकि दर्शकों को भी पता चले कि क्या चीज़ें ऐसी है जो हमें लगता है कि इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ स्लीप। उनको प्लेजियोसेफली था और
एक साइड उनका थोड़ा डिफॉर्मिटी था हेड का, बैक वाला साइड। तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं सोने की वजह से होता है, ये एक साइड पे सोए है इस वजह से होता है। फिर मैंने डॉक्टर साहब के बारे में सुना, मैंने अपने कुछ फोटोग्राफ्स इनको सेंड किए बच्चे के। ही वॉज 1 year and 2 months old दैट टाइम। ओके। तो फिर डॉक्टर साहब ने वो पिक्चर्स देख के इन्होंने हमको बेंगलोर बुलाया और प्रॉपर टाइम पे इनका वो सर्जरी हो गया। यही डॉक्टर थे, डॉक्टर कृष्ण श्यामल राव जी, काफी रेस्पेक्ट करता हूँ मैं। और बहुत अच्छे से अभी मेरा बच्चा, he has nice senses, he can read well, he can sense well। जी माशाल्लाह। अभी डॉक्टर साहब से कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप? हाँ, डॉक्टर साहब से ये सवाल है, मैंने इनको दिखाया है, रिसेंटली मैं इनसे मिला हूँ। तो मुझे तो ठीक है ना डॉक्टर साहब, क्या कोई मेडिकेशन है, कुछ एक्स्ट्रा मेडिकेशन आफ्टर ऑल दैट, जो CPVT आपने देखा हो रहा है जिनकी एज 5 years है, कुछ मैं एक्स्ट्रा मेडिकेशन कभी कुछ लगे मुझे देनी पड़ेगी कि जस्ट एज इट इज? जी डॉक्टर साहब, आप इंटरेक्ट करेंगे इनके साथ। सो शुक्रिया आप जो भी बोले। अभी इब्राहिम तो अच्छा डेवलप हो रहा है और उसके जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो ठीक से हो रहा है। तो ऐसे समय में कोई मेडिसिन का ज़रूरत नहीं, नॉर्मल डाइट और बच्चों को खेलने दो, जो भी करना है करने दो। जैसे हम हमारे बचपन था वैसे ही रहने दो। आप बच्चे को पेशेंट जैसा अभी ट्रीट मत करना। जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि आपने शुरुआत में भी बोला कि 32,000 ऑलमोस्ट हम देखते हैं जिसमें क्लेफ्ट लिप और पैलेट जो बच्चे हैं ऐसे हमारे सामने आते हैं। तो क्लेफ्ट लिप और पैलेट क्या होता है हमें बताइए, और इसके कारण क्या होते हैं? क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट सबसे कॉमन डिफॉर्मिटी है जो 32,000 चिल्ड्रन हमारे देश में हर साल पैदा होते हैं। इसमें होठ और तालू का प्रॉब्लम होता है, और जिसमें होठ में डिफेक्ट है, दोनों साइड के लिप्स जॉइन नहीं होते हैं, नाक भी खुला रहता है, और मुंह और नाक के बीच में एक कॉमन स्पेस होता है। तो बच्चे को फीडिंग का प्रॉब्लम होता है, बच्चे को जो पीता है वो लंग्स पे चला जाता है। तो बच्चे को थ्राइव नहीं कर पाता है। तो उसके लिए जितना जल्दी होगा उसका ट्रीटमेंट होता है। ये ट्रीटमेंट एकदम सिस्टमैटिक है। पहला होठ और नाक के ऑपरेशन 3 महीने से 6 महीने के अंदर हो जाते हैं, और जो तालू का है 10 महीने से 1 साल के अंदर होना चाहिए। उसके बाद हम 18 साल तक बच्चे को फॉलो अप करते हैं और उनको जो भी ट्रीटमेंट चाहिए हम करके देते हैं। डॉक्टर साहब, इसके कारण क्या होते हैं कि हम देखते हैं कि हर साल 32,000 बच्चे ऐसे हैं जो क्लेफ्ट लिप और पैलेट लाइक ये डिफॉर्मिटी उनको होती है, तो क्या कारण होते हैं? जैसे हमने बताया 3-4 जेनेटिक इश्यूज है, म्यूटेशंस है जिनके वजह से हो सकता है। उसके अलावा जब भी मदर को, प्रेग्नेंट मदर को कोई भी बीमारी हो पहले 7-8 वीक्स में, या कोई मेडिसिन लिया हो या कोई ड्रग्स अब्यूज किया हो, तो उनको ए होने का संभव ज़्यादा है। और दूसरा जो इंटर फैमिली मैरिजेस करते हैं, इसको हम कंसैंग्विनिटी बोलते हैं, इसी से भी हो सकता है। और जब भी मदर बहुत यंग है, यानी कि ओनली 18 ईयर्स या 17 ईयर्स तभी प्रेगनेंसी, और उससे भी पिछले 2-3 डिकेड के पहले तो उससे भी कम उम्र में शादी होता था, तो उस टाइम में डिफॉर्मिटी होने का ज़्यादा चांसेस है, और लेट प्रेगनेंसी में भी हो सकता है। अगर किसी बच्चे में हम देखते हैं कि क्लेफ्ट लिप भी होते हैं और क्लेफ्ट पैलेट भी होते हैं, तो क्या दोनों चीज़ों को एक साथ ट्रीट किया जा सकता है? नहीं, इसके लिए एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है जो हर देश, हर कंट्री फॉलो करता है। तो पहले ऑपरेशन होठ का और नाक का 3 महीने में या 6 महीने में, और उसके बाद तालू का ऑपरेशन 10 महीने से 1 साल तक। उसके बाद जैसे ग्रोथ होता है, बच्चा जब 8 साल होता है उसकी दांत की एक्सरे लेती है, और एक्सरे के वजह से कोई डिफेक्ट दिखेगा तो बोन ग्राफ्टिंग की सर्जरी करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, टिल ये सर्जरी करें तो तब तक कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन हैं जो एक बच्चे को आ सकती हैं? क्योंकि आपने फरमाया कि फीडिंग में भी प्रॉब्लम आती है, और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन? फीडिंग में प्रॉब्लम आती है तो बर्थ जो वेट डेवलपमेंट है, हर बच्चा हर दिन 30 ग्राम्स
वेट गेन करना चाहिए। ऐसे बच्चे वेट गेन नहीं करते हैं। तो उनको फीडिंग का तकलीफ होगा तो स्पेशल फीडिंग बॉटल्स यूज करते हैं। कभी कभी प्लेट देते हैं जो डेंटल डिपार्टमेंट वाले बनाते हैं, और वो प्लेट से उनको फीडिंग के लिए आसान हो जाता है। और उसके बाद जब फीडिंग ठीक से नहीं करेंगे तो जो दूध पीते हैं वो लंग्स पे चला जाता है, तो रिकरेंट इन्फेक्शन हो सकता है जी। और उनको कभी कभी कान में इन्फेक्शन भी हो सकता है। बच्चे जब भी बीमार पड़ते हैं, उनको फीवर या कान में दर्द है, तो तुरंत कोई ENT को दिखाना है, क्योंकि एक क्लेफ्ट पैलेट की वजह से भी हो सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने फरमाया कि क्लेफ्ट लिप और पैलेट हम साथ में ट्रीट नहीं करते हैं, कुछ ऐसी गाइडलाइंस हैं जो हम फॉलो करते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो एक बच्चे को लेने की ज़रूरत है, और एक माँ बाप को ये ख्याल रखने की ज़रूरत है कि मुझे बच्चे को कौन कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है जब उसका क्लेफ्ट लिप ट्रीट हुआ होगा प्रॉपरली, और उसके बाद क्लेफ्ट पैलेट भी ट्रीट हुआ होगा प्रॉपरली? एक बार लिप और पैलेट ट्रीट हो गया है, उसके बाद नेक्स्ट ग्रोथ फेज में हर साल चेकअप के लिए आना चाहिए। और जब बच्चे अबाउट 7-8 इयर्स होगा, उनके परमानेंट दांत आने लगेगा, और उसके हिसाब से बोन ग्राफ्टिंग का प्रोसीजर प्लान किया जाता है। तो यूजुअली 8 या 11 साल के बीच में बोन ग्राफ्टिंग किया जाता है जी। बीच में उनको स्पीच डेवलपमेंट कैसा है देखना है, और स्पीच में कोई प्रॉब्लम होगा, स्पीच थेरेपिस्ट के साथ उनका ट्रीटमेंट चला जाता है। सो ये पूरा टीम अप्रोच है। सिर्फ डॉक्टर एक सर्जन का काम नहीं है, स्पीच थेरेपिस्ट का भी जरूरत है, डॉक्टर डेंटल स्पेशलिस्ट का जरूरत है, ऑर्थोडोंटिस्ट का जरूरत है, और बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं जी। बिल्कुल। क्लिफ्ट लिप में हम अक्सर देखते हैं स्कार रहता है, तो उसके लिए क्या कुछ है कि हम कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं? हम यूजुअली स्कार के ट्रीटमेंट 17 इयर्स तक हम वेट करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, और उसको हम स्कार रिविजन कर सकते हैं, या लेजर से ट्रीट कर सकते हैं, या और दूसरे दवाई इंजेक्शन से जिसमें हाइपरट्रोफिक स्कार को ट्रीट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे टेक्निक्स आए हैं, टेक्नोलॉजी भी है, उसको कॉस्मेटिकली ठीक कर सकते हैं जी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं क्रेनियोफेशियल डिपार्टमेंट की, तो कौन कौन से अभी एडवांस ट्रीटमेंट हैं जो हमारे पास दस्तयाब है? क्रेनियोफेशियल डिफॉर्मिटीज में जैसे स्कल की सूचर्स फ्यूज होता है, उसको हम क्रेनियोसिनोस्टोसिस बोलते हैं जी। कई बच्चे होते हैं उनके आंख बहुत दूर होता है, जैसे बफलो या काऊ देखेंगे तो उनको बाइनोक्युलर विजन नहीं होता है। एग्जैक्टली। तो हमें उनके स्कल को के और उनके आईज को नजदीक लाना है जी, सो दैट उनका भी विजन हमारे तरफ हो, बाइनोक्युलर विजन, और उसके हिसाब से उनको फाइन मोटर स्किल्स मिलता है जिसके रिक्वायरमेंट है काम करने के लिए जी। भले कंप्यूटर में या सर्जन बनना है तो मोटर स्किल का जरूरत है, और उसके लिए आई साइट ठीक होना चाहिए, बाइनोक्युलर विजन होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये आप कैसे ट्रीट करते हैं? जैसे कि आपने बोला कि हम देखते हैं बहुत सारे सिनेरियोज में जो डिस्टेंस होता है दोनों आंखों के बीच में काफ़ी ज़्यादा होता है, नाक प्रॉपरली डेवलप नहीं होती है, तो इस चीज़ को आप ट्रीट कैसे करते हैं? इस चीज़ को हम 2 या 3 सिटिंग्स में ट्रीट करते हैं। वेरी रेयरली एक ही सिटिंग में सब ठीक हो जाता है। तो फर्स्ट सिटिंग में हम जो भी डिफॉर्मिटी है, समझो आंख बहुत दूर है, उसको नज़दीक में लाते हैं जी। और उसके बाद हम मिनिमम 6 months to 1 year वेट करते हैं, फिर उसके आइज का डेवलपमेंट, फेस का डेवलपमेंट कैसा है देखते हैं जी। और जो भी टचअप करना है, यूजुअली नोज का थोड़ा टचअप जरूरत पड़ता है, तो नोज का भी एक सर्जरी सेकेंड स्टेज में करते हैं। यूजुअली 2 स्टेज में ये पूरा कंप्लीट होता है, कभी कभी ऑफ कोर्स 3 स्टेज का भी जरूरत पड़ता है। ओके जी। MK भट्ट साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं दिल्ली से, इनका सवाल ले लेते हैं। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग MK भट्ट साहब। हाँ, गुड इवनिंग जी। मैंने देखा डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब तो आउट JNK से बाहर के हैं शायद जी। आई थिंक दैट ही इज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट बट ही इज इंडियन। मैं सुन रहा था उनकी बातें, वेरी गुड, नाइस he was doing the explanation of these platelets and other deformities
चिल्ड्रन जी। मगर मैं इनसे जो ये कहता है डॉक्टर साहब, एक साइकोलॉजिकल और सो टू से फिलोसॉफिकल का आपने बोला कि ये जो इंटर मैरिज डिफॉर्मिटीज होती बच्चों में, ये रिलेशंस में मैरिज की वजह से भी एक कॉज है। आपने वो बोल दिया, ठीक है, ये मैंने सुना है, पर व्हाई, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट? व्हाई रिलेशंस में करते हैं शादियां, व्हाई डजंट द पीपल अवॉइड दैट थिंग, और व्हाई बैकग्राउंड ऑफ दिस इज हैपनिंग, क्यों होता है? दूसरा में इट इज द मेन आई एम टेलिंग व्हाई। तो लोग क्यों नहीं समझते हैं और लोग क्यों ऐसे करते, जो बच्चों पर असर पड़ता है और बच्चे डिफॉर्म होते हैं या उधर का। दूसरा मेरा एक है, जो ग्रहण में एक प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उसका आई एम नॉट बिलीविंग इट, बट मे बी समहाउ द फोरफादर्स वर टेलिंग अबाउट दिस, उसका बच्चे पर पैदा होने के वक्त इसका कोई असर होता है? डिफॉर्मिटीज होते हैं, देन दे आर डूइंग, कोई झाड़ू उठाया, कुछ उठाया, समथिंग दे आर डूइंग एट दैट टाइम व्हेन वो ग्रहण होता है, सूरज ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, उसका भी बच्चे पर कोई असर होता है? इट शुड बी टोकन, बट आई डोंट बिलीव इन, आई बिलीव इन साइंटिफिक वेज। तो इस पर जो रोशन डालिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एम.के. बरसाम जी। थैंक यू। तो आपने जो पूछ रहे हैं सही सवाल है सब। एक तो जब इंटर फैमिली में मैरिज होता है तो दो जीन्स है उनका सिमिलर होता है। जब भी सिमिलर जीन्स का रिलेटेड जीन्स में प्रेगनेंसी होता है तो म्यूटेशंस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादातर म्यूटेशंस जब सिमिलर जीन्स का मिलावट से ही होता है। तो म्यूटेशंस को अवॉइड करने के लिए इसीलिए एक्चुअली आजकल ज़्यादातर कोई भी फैमिली में अभी शादी नहीं करते क्योंकि थोड़ा बहुत जानकारी आया है। लेकिन बहुत सारे फैमिलीज है जहाँ वो इंटर फैमिली में मैरिज करते हैं। और आपके दूसरा सवाल है ये जो मैजिक या ग्रहण के वजह उसमें तो कोई असर नहीं है बिल्कुल साइंटिफिकली। और अभी असर तो पता है क्या है बोल के। और 70-80% जेनेटिक और न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होता है। जी बिल्कुल, ऐसा कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है इस चीज़ का, जो चूँकि अक्सर बोलते हैं ये सारी बातें। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने फरमाया कि नाक कभी डेवलप्ड नहीं होती हैं, या तो पैदाशी या तो किसी एक्सीडेंट की वजह से। तो आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके लिए भी कोई एज क्राइटेरिया रहते हैं? अगर पैदाशी किसी बच्चे को नाक प्रॉपरली डेवलप नहीं है, क्या उस वक्त कुछ एज क्राइटेरिया हैं कि किस एज पे इस बच्चे को सर्जरी करनी? या अगर किसी एक्सीडेंट में कोई बच्चा मुलवस हुआ है और उसकी नाक नहीं है तो उसको आप कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं? तो नाक के रिकंस्ट्रक्शन एक्चुअली इंडिया से शुरू हुआ है। सुश्रुत डॉक्टर ने बहुत हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो नोज का रिकंस्ट्रक्शन का टेक्निक बताया था, जो हम सारे दुनिया में अभी यूज करते हैं जी। इसको हम फोरहेड फ्लैप बोलते हैं। और उसके अलावा और कई टेक्निक्स है, जैसे हम इम्प्लांट डाल के प्रोस्थेसिस भी दे सकते हैं। और इसमें अभी एज क्राइटेरिया आप पूछें तो अभी छोटे बच्चे में छोटा नाक होता है जी। और जैसे बड़े होते हैं तो नाक का ग्रोथ होना चाहिए। जब हम इमीडिएटली हम रिकर्शन करते हैं क्योंकि उनको नहीं तो सोशल स्टिग्मा हो जाता है और स्कूल जाने में दिक्कत होता है, उसके लिए हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर ग्रोथ देखते हैं। और जब ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा है तो फिर से हम थोड़े साल के बाद और एक ऑपरेशन करते हैं। ऐसे करके बच्चे को 18 साल तक हम नॉर्मल बना देते हैं। ओके, टिल 18 इयर्स वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है, वेदर नाक उसको प्रॉपर्ली डेवलप होती है कि नहीं। डॉक्टर साहब, जब भी किसी ट्रीटमेंट की बात आती है तो सबसे पहला सवाल जो एक लेमैन पूछता है वो है कॉस्ट, कि कितना कॉस्ट रहता है इस सर्जरी का अगर हमें रिकंस्ट्रक्टिव नोज जो नाक की सर्जरी है वो करनी होगी। अभी कॉस्ट की बात करेंगे तो दो तरीका के ट्रीटमेंट है। ये एनजीओ की तरफ हम फ्री ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जैसे श्रीनगर में भी है सेंटर और एनजीओ की तरफ से फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। गवर्नमेंट अस्पताल में फ्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं और जिनको पे करना है वो प्राइवेट में करा सकते हैं। और फर्क तो आसमान और अर्थ के बीच में है उतना, क्योंकि
काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स है, स्पेशली क्रेनियोफेशियल 6-7 लाख से 10 लाख तक होता है प्राइवेट में, लेकिन अभी फ्री ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर फिर आफ्टर सर्जरी प्रॉपरली डेवलप नहीं होती होगी नाक, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर हमारे पास अवेलेबल है? नाक डेवलपमेंट नहीं हुआ जी, तो उसके लिए कई टेक्निक्स है जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और यूजुअली उसको हम फ्लैप्स बोलते हैं। और फ्लैप्स तरह तरह के फ्लैप्स होते हैं जिससे हम उसको इम्प्रूव करते जाते हैं। और कभी हम बच्चे के हड्डी रिब्स लेते हैं यहाँ से, और रिब्स को भी ग्राफ्ट करते हैं। सो ग्राफ्टिंग से हम नाक का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। कई सारे केसेस में हमने देखा है मैंडिबल्स या जॉ प्रॉपरली अलाइन्ड नहीं होते हैं, कभी जो लोअर जॉ है वो बाहर होता है या अंदर होता है, और उसकी वजह से प्रॉपर जो फेशियल स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं होता। तो इस चीज़ को आप डिपार्टमेंट ऑफ क्रेनियोफेशियल में कैसे ट्रीट करते हैं? तो ये भी टीम अप्रोच है। तो जिनके मैंडिबल या मैक्सिला यानी कि अपर जॉ और लोअर जॉ ठीक से नहीं मिलता है, तो एक आगे है और एक पीछे है, ऐसा कोई तो उनके दांत भी मिलते नहीं रहेंगे जी। तो हम ऑर्थोडोंटिस्ट के साथ पहले प्लान करते हैं कि हमें ऐसा सर्जरी करना है जिसमें हम बोन्स को मूव कर सकते हैं। ये यूजुअली हम अडल्ट्स में करते हैं ज़्यादातर, लेकिन कई बच्चे हैं जिनको पैदाइश उनके हड्डी बहुत छोटा होता है जी। और उसके वजह से उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाता है, यानी कि ब्रीथिंग डिसऑर्डर, जिससे उनको लाइफ के भी डेंजर है। तो ऐसे बच्चों को हम इमीडिएटली ट्रीट करते हैं, उनको डिस्ट्रैक्शन से ट्रीट करते हैं। और जब भी बड़े होते हैं 18 साल के, फिर ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी बोलते हैं, और हड्डी के ऑपरेशन करके हड्डी को रिपोजिशन करते हैं जी। क्या फिर ये जो हड्डी है क्या ये प्रॉपरली ग्रो होती हैं फिर उनको, ताकि प्रॉपर शेप जो है एक चेहरे को मिले? हड्डी का ग्रोथ ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स तक चलता है। तो बीच बीच में कुछ हड्डी का ग्रोथ का प्रॉब्लम होगा तो हम एडजस्ट कर सकते हैं जी। और 18 साल में हम कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। टिल ट्रीटमेंट कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती हैं? क्योंकि आपने खुद फरमाया कि दांत आपस में नहीं मिलते हैं, तो उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? उनको एक तो सेल्फ एस्टीम लो रहता है, कॉन्फिडेंस लेवल्स लो रहते हैं, उनको खाने में दिक्कत होता है जी। और जिनका जॉ डिफॉर्मिटी है उनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे मैंने बताया ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। और इसकी सबकी इलाज होनी चाहिए, और ये सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, फंक्शनल सर्जरी है जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं और शायद ऐसी एनोमली से हम बच पाएंगे जो कि कॉन्जेनाइटल हैं? कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स अभी एट द मोमेंट हमारे जो करीब है ट्रीटमेंट, वो हम हर लेडीज को जी जो प्रेगनेंसी, अभी शादी ना हो या हो, जब एज आते हैं उनके प्यूबर्टी आता है, डेवलपमेंट होता है, उनको तभी से न्यूट्रिशन का इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो उनको न्यूट्रिशन मिल गया तो शादी होने के बाद, प्रेगनेंसी होने के बाद मेडिसिन देने से ज़्यादा फायदा नहीं होता है। वो प्रेगनेंसी के पहले से उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। सो मदर्स हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड इवन बिफोर बिकमिंग मदर उनकी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। जब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ क्रेनियोफेशियल की, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन सा एडवांटेजेस हैं जब हम क्रेनियोफेशियल सर्जरीज की बात करते हैं? ये तो ज़्यादा तक लाइफ सेविंग है, लाइफ एनहांसिंग प्रोसीजर्स है, और इसकी वजह से पिछले हम ऐसे बच्चों को हम एडल्ट तक देख ही नहीं पाते थे, क्योंकि उनकी उम्र 17-18 तब तक वो गुजरे जाते थे जी। काफ़ी डिफॉर्मेंट वाले। अभी उनको सब हम बचा पा सकते हैं और सब नॉर्मल एडल्ट होके हमारे सोसाइटी में काम कर सकते हैं। कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जो सेटअप हुए होंगे इंडिया में जहाँ पे स्पेसिफिकली क्रेनियोफेशियल सर्जरीज होती होंगी, और कितनी सक्सेस रेट है? इंडिया में काफ़ी सेंटर्स है, मे बी अबाउट 7-8, और अभी श्रीनगर में भी है। और जैसे मैं बोलूँगा सक्सेस रेट कंपैरेबल टू एनीवेयर इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, उससे कुछ कम नहीं है इंडिया में। सो सक्सेस रेट तो सेम है, बट ये सक्सेस होगा जब सब टीम मेंबर्स प्रेजेंट होंगे।
सिर्फ एक सर्जन से नहीं चलता है, इनको टीम बनाना है और टीम अस्पताल मिलके पेशेंट को ट्रीट करना है। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जॉ सर्जरी की बात करते थे जिसमें मैक्सिला या मैंडिबल प्रॉपर्ली अलाइन नहीं होते हैं, तो इस सर्जरी के बाद कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो पेशेंट को लेनी है या कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन जो एक पेशेंट को आफ्टर सर्जरी आ सकती है? बिफोर सर्जरी तो मैंने कॉम्प्लिकेशंस बताया हूँ, लेकिन जो आफ्टर सर्जरी हो सकती है यूजुअली मिनिमल है, जिसमें उनका जो लिप का सेंसेशन होता है वो नर्व थोड़ा डैमेज नहीं बोलूँगा, स्ट्रेच हो जाता है सर्जरी में और 3-4 महीने के बाद रिकवर होता है। तो उस टाइम तक उनको सेंसेशन नहीं रहता है, तो गर्म चीज पीने में उसमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन ऐसा मेजर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है जो लाइफ थ्रेटनिंग है। कुछ ऐसी एक्सरसाइज वगैरह जो उनको करने की जरूरत होगी आफ्टर सर्जरी? फिजियोथेरेपी जॉस के लिए स्पेसिफिक नहीं है। उनको जो बच्चों को पैदाइश से उनका मुंह नहीं खुलता है उनको आफ्टर ऑपरेशन एग्रेसिव फिजियोथेरेपी देना पड़ता है, सो दैट द माउथ खुला ही रहे और खाना खा सके नॉर्मली। वो फिजियोथेरेपी कम से कम 3 से 6 महीना चलाते हैं हम। बाकी लोग का जिनका माउथ ओपनिंग अच्छा है उनको फिजियोथेरेपी का जरूरत नहीं है, वो नॉर्मली जो काम करते हैं कर सकते हैं। जी, कुछ ऐसी लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस जो उनको कंटिन्यू रखने की जरूरत होगी आफ्टर सर्जरी? सिर्फ क्रेनियोसिनोस्टोसिस में, जिसमें हम स्कल के ऑपरेशन करते हैं, कभी कभी हम प्रिवेंटिव मेजर्स में उनको एंटी फिट्स की मेडिसिन देती हैं जी। वो एटलीस्ट 3 से 6 महीने हम कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा तक 6 मंथ में हम बंद कर देते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिन बच्चों में हम देखते हैं कि क्लेफ्ट लिप या पैलेट रहता है, अक्सर हमने ऐसे बच्चों को देखा है लाइक जब उनकी स्कूल लाइफ होती है तो साइकोलॉजिकली भी वो इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे बच्चों को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और लाइक सपोर्ट जो सोसाइटी का, फैमिली का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इन थियरी साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे देश में फैमिली ही साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं ज़्यादातर। सो मदर और फादर की कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए हमें और उनको बताना है क्या कैसा बच्चे को ट्रीट करना है, और कोई डर नहीं लगना चाहिए कि उसको स्कूल ना भेजे, घर पे रखना नहीं चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए और नॉर्मली उनको खेलने छोड़ना चाहिए। जी बिल्कुल। ऐसे बच्चे जिनको शायद पेरेंट्स सही वक्त पे सामने नहीं लाते ट्रीटमेंट के लिए, जिनको क्लेफ्ट लिप या पैलेट हो, तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है ऐसे पेशेंट को जिसको प्रॉपरली हम सही वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं देंगे? सही वक्त से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, स्पेशली क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट में, तो स्पीच डेवलपमेंट अच्छा से नहीं होता है। ये सर्जरी 1 साल के अंदर होना चाहिए, बिफोर द चाइल्ड बात करने लगता है, लेकिन 1 साल से 2 साल तक भी ठीक है। उसके बाद बहुत लेट ऑपरेशन किया तो कॉस्मेटिकली ठीक होगा, लेकिन स्पीच में थोड़ा प्रॉब्लम्स होगा। जी, और डॉक्टर साहब जो स्पीच के लिए स्पीच थेरेपी देते हैं तो वो कितने टाइम के लिए देते हैं? कई बच्चों को स्पीच थेरेपी का जरूरत नहीं पड़ता है और कई बच्चों को कम से कम 2-3 साल का स्पीच थेरेपी का जरूरत पड़ता है जी। वो तो रेगुलर ओपीडी विजिट्स में होता है, उनको अस्पताल में एडमिशन का जरूरत नहीं है और अभी आजकल ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, और कौन सी एनॉमलीज या डिफॉर्मिटी आप देखते हैं क्रेनियोफेशियल डिपार्टमेंट में जो आपके सामने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अभी पेशेंट्स आते हैं, और कौन कौन सी ऐसी डिफॉर्मिटी रहती हैं जो काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं अभी हमारे समाज में? और एक तरीके के डिफॉर्मिटी है, उनको हम वैस्कुलर मैलफॉर्मेशन बोलते हैं। ये ब्लड वेसल का डिजीज है और ब्लड वेसल्स की ओवर ग्रोथ के वजह से उनको उनकी सारी फेस ट्यूमर ऑफ द ब्लड वेसल हो जाता है। इनको बहुत मुश्किल है ट्रीट करना और इसके लिए हम फिर से 2 डिपार्टमेंट के हेल्प चाहिए। अभी जैसे हार्ट ऑपरेशन के लिए कैथ लैब यूज करते हैं एंजियोप्लास्टिक के लिए, वही कैथ लैब में रेडियोलॉजिस्ट अभी एम्बोलाइजेशन बोल के एक प्रोसीजर करते हैं, जिससे ये जो ब्लड वेसल है जो इसको सप्लाई कर रहा है उसको ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक करके विदिन 24 आवर्स हम उनको ऑपरेशन करके फिर ठीक कर सकते हैं।
सो एक कंबाइंड एफर्ट में इसका इलाज बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। सिर्फ सर्जरी में बहुत डेंजर है कि पेशेंट शायद ज़्यादा ब्लीडिंग होगा टेबल पे, तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जी, बट कंबाइंड में ये रिस्क नहीं है। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसका खतरा रहता है? ज़्यादा तक ब्लीडिंग का कॉम्प्लिकेशन है और उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की इंतजाम करना पड़ता है जी। और छोटे बच्चे में ब्लड लॉस अच्छा नहीं है क्योंकि उनकी ब्लड वॉल्यूम बहुत कम रहता है, तो उसके लिए हम एकदम केयरफुली करना चाहिए। तो जितना ब्लड लॉस होगा हमारी सर्जरी उतना सक्सेसफुल होगा जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिन सिनेरियो में आप देखते हैं कि ट्यूमर होने की वजह से प्रॉपरली स्कल डेवलप नहीं होता है, तो उस सिनेरियो में आप ट्यूमर केसेस को कैसे आप ट्रीट? और ये यूजुअली 16-17 तक बर्नआउट हो जाता है, लेकिन कॉस्मेटिकली बहुत डिसफिगरिंग है और कभी कभी स्कल के बोन्स भी इन्वॉल्व रहता है, फिर ब्रेन पे प्रेशर आता है जी। और आंख के बोन्स पे प्रेशर आता है, तो इनको जितने हम जल्दी ऑपरेशन करेंगे तो उनका ब्रेन और आंख बच जाएगा। ओके। तो ये हड्डी का ऑपरेशन है, लेकिन उसकी असर ब्रेन और आई का प्रोटेक्शन है। ये कुछ इसके लिए भी एज क्राइटेरिया रहता है कि अगर इसको ट्यूमर की वजह से स्कल प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है तो ये किस एज क्राइटेरिया? जितना जल्दी पता लगा तो हम ट्रीट करें तो बेहतर है। कई बार ऐसे ट्यूमर्स फाइब्रस डिस्प्लेसिया फिर से रिकर हो सकता है जी। तो हम हर साल उनको स्कैन कराते हैं और रिकरेंस नहीं है तो कुछ करना नहीं जरूरत है। रिकरेंस होगा तो फिर से एक छोटा सा ऑपरेशन का जरूरत है क्योंकि हम अर्ली पकड़ते हैं जी। बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो मैम जी, अस्सलाम वालेकुम। लाल बाजार से जी, आपका इस्तेकबाल प्रोग्राम में क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि जो इन्होंने अभी कहा कि ये क्रेनियोसाइनोस्टोसिस जो सर्जरी ये करते हैं जी, एक होता है ये एनजीओ थ्रू करते हैं और दूसरा होता है बाय पर्सनल कॉस्टिंग। इनने कहा कि आसमान जमीन का फर्क है, प्लीज आप पूछ सकते हैं इनको कि क्या फर्क है, मतलब क्या फर्क है इनमें एनजीओ थ्रू जो ये करते हैं और जो ये पर्सनल कॉस्टिंग हम करते हैं? जी डॉक्टर साहब, आप मत इंटरेक्ट करेंगे? अच्छा, अभी सर्जरी तो सेम है दोनों में जी। और शायद कभी कभी सर्जन भी सेम होगा, लेकिन एनजीओ से करेंगे तो कॉस्ट एनजीओ बेयर करते हैं जी। और अस्पताल को के साथ तो अस्पताल को थोड़े कॉस्ट मिनिमल कॉस्ट बेयर करते हैं, पेशेंट को फ्री ट्रीट करते हैं। बिल्कुल। एनजीओ सिनेरियो में हम देखते हैं कि पूरा कॉस्ट जो है वो एनजीओ डिपार्टमेंट जो है उनकी तरफ से रहते हैं। और बाकी डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था कि मतलब सर्जरी पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता है जो हम मतलब एनजीओ थ्रू करवाते हैं? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू? नो, सर्जरी सेम प्रोसीजर से होती है? बिल्कुल, यूजुअली सेम डॉक्टर्स ही दोनों का सर्जरी करते हैं, दोनों तरह के। तो कोई फर्क नहीं होता है। एनजीओ की तरफ से आएंगे तो आपको फ्री पड़ेगा, प्राइवेट जाएंगे तो आपको प्राइवेटली पे करना पड़ेगा। ऑन पेशेंट देयर इज नो सच डिफरेंस, वी कैन पेशेंट को सेम क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलेगा अच्छा एनजीओ से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने फरमाया कि रिअकरेंस हम बहुत रेयर देखते हैं, बट जिस सिनेरियो में आप ये ट्यूमर फिर से रिअकर होता है तो उस सिनेरियो में आप कैसे ट्रीट करते हैं फिर दोबारा से, और ताकि स्कल प्रॉपर्ली डेवलप होना चाहिए? रिकरेंस रेयर होगा लेकिन जीरो तो नहीं होगा, और जब रिकरेंस है तो फिर से हम बैक टू ड्राइंग बोर्ड, यानी कि सीटी स्कैन कराना है, फिर से एमआरआई कराना है, इन्वेस्टिगेट कराना है और कितना रिकरेंस हुआ है। इसीलिए हमें फॉलोअप इम्पोर्टेंट है। हर साल हम फॉलोअप करेंगे तो हम रिकरेंस को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं, उसे हम एकदम माइनर ऑपरेशन से ठीक कर सकते हैं जी। बिल्कुल। कितना फ्रीक्वेंटली इस पेशेंट को लाइक टेस्ट वगैरह करने होते हैं? ऐसे क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट को हम क्लिनिकली देख सकते हैं, तो उनको स्कैन की जरूरत नहीं पड़ता है। जो पेशेंट्स को क्रेनियोसिनोस्टोसिस है, यानी कि स्कल की तकलीफ है जिसमें ब्रेन का या आंख के डैमेज हो सकता है, उनको हर साल एक बार क्रेनियोफेशियल सर्जन के साथ मुलाकात होना चाहिए, न्यूरो सर्जन से मुलाकात होना चाहिए, आंख के डॉक्टर के साथ मुलाकात होना चाहिए और असेसमेंट होना चाहिए। ईयरली फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है।
जी बिल्कुल, कुछ ऐसी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो ऐसे पेशेंट को हो सकती हैं जिसको लाइक रियाकर हुआ होगा ट्यूमर और उसके बाद फिर से सर्जरी और उसके बाद फिर से प्रॉपर्ली उनका स्कल डेवलप नहीं हुआ होता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऐसा है कि जो हड्डी है स्कल्स के, हमारे आंख के, सपोज मैं आंख के बारे में बोलता हूँ तो छोटा सा होल से हमारा नर्व्स आता है जिसे हमें दिखता है और हमारे आई बॉल्स का मूवमेंट होता है और वो ट्यूमर के वजह से बढ़ गया और नर्व पे कंप्रेशन हुआ तो उनका विजन का लॉस हो सकता है या विजन कम होता है, उनको फिर दूसरे आई डॉक्टर के साथ स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ती है। कई बच्चों को ग्लासेस पहनना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा तक ट्रीटेबल है, वेरी रेयरली अनट्रीटेबल प्रॉब्लम होता है। जी बिल्कुल। और कौन सी एक्वायर्ड एनॉमली है जो खुदा न खासा किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई पेशेंट उस चीज़ की वजह से सामने आता है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट तो सबसे कॉमन है जी। लेकिन यहाँ हमने 18 साल से मैं श्रीनगर आ रहा हूँ और बेयर मॉलिंग भी बहुत कॉमन है। बेयर इंजरीज भी काफ़ी आते हैं जिनसे काफ़ी फेशियल स्ट्रक्चर का डैमेज हो जाता है और दूसरी जो आतंकवाद के वजह से कोई डैमेज हो गया तो वो सब हम रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेज में नहीं, 2-3 सर्जरीज की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डैमेज होता है। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने सर बेयर का जिक्र किया कि कुछ ऐसे सिनेरियोज भी हमें आते हैं और अक्सर हमने देखा है कि बेयर केसेस में कभी लाइक आंख का उनका इफेक्ट होता है, तो उसमें आप आई रिकंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? आंख का विजन ठीक है तो आई को रिकंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, उसको आई का स्पेशलिस्ट मेडिसिन से या जरूरत पड़े तो दूसरे तरीके से वो उसे मैनेज करते हैं। कभी आई लिड्स डैमेज हो जाते हैं और आई लिड्स डैमेज हो गया तो आंख खुला रहता है और उसकी वजह से कॉर्नियल डैमेज हो सकता है, फिर ब्लाइंडनेस हो सकता है, तो आई लिड को रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए, तो वो भी हम करते हैं। और जिनकी आई पूरा डैमेज हो गया हो तो उसको निकाल के एक प्रोस्थेसिस देते हैं, फॉल्स आई। आजकल प्रोस्थेसिस ऑलमोस्ट रियल दिखते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देंगे, वो दूसरे आंख से देखने पड़ते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो एक इंसान को खतरे में डाल सकते हैं कि क्रेनियोफेशियल एनोमली होने का, कौन कौन से ऐसे हाई रिस्क फैक्टर्स हैं जो रहते हैं? जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स, हाई रिस्क फैक्टर्स है। एग्जैक्टली। उसके लिए अभी तक सीरियस प्रिवेंशन आया नहीं है, टेक्नोलॉजी कहीं में भी। शायद नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में डेवलप होगा जीन एडिटिंग और उसके थ्रू हम ये प्रिवेंट कर सकेंगे जी। लेकिन अभी तक टेक्नोलॉजी रिसर्च में है। और जो एक्वायर्ड है वो वेरी सिंपल चीज़ है, आप ड्राइव करते हो तो सीट बेल्ट पहनना चाहिए, रूल्स फॉलो करना चाहिए। एक्सीडेंट्स हो गया तो तुरंत ट्रीटमेंट, गोल्डन आवर में ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उसके लिए एक प्रॉब्लम है कि हम जब भी रूरल एरियाज में रहते हैं तो अस्पताल नज़दीक में नहीं रहता है जी। तो उनको थोड़ा दिक्कत है। जो बड़े शहर में रहते हैं और उनको अस्पताल का नज़दीक ही है तो शायद उनको जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ आपको ये पूछना चाहेंगे कि एयर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में हेयरिंग पे कोई असर तो नहीं पड़ता है? कितना क्वालिटी हेयरिंग रहती है, फिर कितनी लाइक सक्सेस रेट रहती है जब हम एयर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की बात करते हैं? ईयर रिकंस्ट्रक्शन में दो चीज है, एक तो एक्सटर्नल ईयर जी जो एक कॉस्मेटिक चीज है और दूसरा साउंड को थोड़ा गैदर करता है और ईयर कैनाल में भेजता है, और दूसरा ईयर कैनाल की डिफॉर्मिटी जिसमें ईयर कैनाल भी डिफॉर्म्ड रहता है और उनकी जो ऑसिकल्स होती है वो ठीक नहीं रहता है जी। सो क्रेनियोफेशियल सर्जन ईएनटी सर्जन के साथ काम करते हैं इसमें, और जो ईयर कैनाल बनाना है वो ईएनटी सर्जन बनाते हैं और जो ईयर बनाना है वो क्रेनियोफेशियल सर्जन बनाते हैं। सो ये दोनों जुड़ के फिर जहाँ तक पॉसिबल है हियरिंग रेस्टोर कर सकते हैं जी। अभी जब ऑसिकल्स डेवलप नहीं हुआ है या बिगड़ गए तो अभी बोन एंकर्ड हियरिंग एड आता है, उसके अलावा कॉक्लियर इम्प्लांट्स है, तो कई टेक्निक्स है अभी जिससे ईएनटी वाले ने
स्पेशलिस्ट इसको ठीक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। बच्चों की अगर हम बात करें जिनको बाय बर्थ ही कान नहीं रहता है डेवलपर, तो इन बच्चों को जब आप सर्जरी करते हैं तो इन बच्चों को कैसे हम विजुलाइज करें कि ये प्रॉपरली सुन रहे हैं कि नहीं, इन तक प्रॉपरली साउंड जा रहा है कि नहीं, वो चीज़ हम कैसे मॉनिटर करें? ऐसे बच्चे में एक्सटर्नल ईयर से ज़्यादा हियरिंग इम्पॉर्टेंट है जी। क्योंकि हियरिंग के बिना आप स्पीच भी नहीं सीख पाएंगे एग्जैक्टली और कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऑडियोलॉजी टेस्टिंग करते हैं। सो ऑडियोमेट्रिस्ट बोल के स्पेशलिस्ट है जो स्पीच थेरेपिस्ट जैसे जो ऑडियोलॉजी टेस्टिंग करते हैं और ENT के साथ मिलके वो हियरिंग की असेसमेंट करके ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। तो फर्स्ट हियरिंग की ट्रीटमेंट होना चाहिए और उसके बाद 10 साल की उम्र के ऊपर होने के बाद बच्चों का जब चेस्ट सर्कमफ्रेंस 60 सेंटीमीटर होगा जी। तो वो क्राइटेरिया है क्योंकि उनकी हड्डी बड़ा होना चाहिए। ओके। तो हम 10-12 साल तक वेट करते हैं और उसके बाद ईयर रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके, आफ्टर 10 to 12 इयर्स हम बच्चों में ईयर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं। तो जब बच्चों में कान की अब सर्जरी होती है, नया कान डालते हैं, तो उसके बाद हेयरिंग टेस्ट के लिए कोई फ्रीक्वेंट टेस्ट हैं कि हमें लाइक ये मॉनिटर करने के लिए कि बच्चा प्रॉपरली सुन रहे हैं कि नहीं, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हमें रेगुलरली फॉलोअप के लिए करने होते हैं? रेगुलरली ऑडियोमेट्रिस्ट और ENT सर्जन्स के साथ ऑडियोमेट्री कराना चाहिए जी। तो हियरिंग का टेस्टिंग कराते जाना चाहिए क्योंकि कभी कभी हियरिंग इम्प्रूवमेंट होती है, कभी और बिगड़ जाती है। तो बिगड़ गए तो उनको शायद अलग सा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो वो असेसमेंट टीम वर्क से होगा जी। इसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन, सर्जरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन या प्रिकॉशनरी मेजर्स की जब हम बात करते हैं जो एक बच्चे को लेने की ज़रूरत हो? पोस्ट सर्जरी बोल रहे हैं या प्री सर्जरी बोल रहे हैं? जी, आफ्टर सर्जरी। आफ्टर सर्जरी। आफ्टर सर्जरी जैसे हमने बताया काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं लाइक ब्लीडिंग या सोडियम और दूसरे प्रॉब्लम्स। उसको हम ICU में मैनेज करते हैं। ओके। घर में 3 महीने तक यूजुअली उनको फिजिकल एक्टिविटी जैसे फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, वो सब हम नहीं छोड़ते हैं। ठीक। उसके बाद वो बैक टू सोसाइटी जा सकते हैं। कुछ ऐसी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो इस बच्चे को आ सकती है? लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा तक ग्रोथ अच्छा से नहीं हुआ, सो अंडरवेट रहते हैं। कई बच्चों में स्मॉल नंबर्स में मेंटल डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है, उनको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर भी हो सकता है जिसके लिए दवाई दे सकते हैं। तो कई ऐसे प्रॉब्लम होता है जिनमें दवाई भी नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे बच्चे थोड़ा डिपेंडेंट रहते हैं। ओके। जिन केसेस में आप मेडिकेशन रिकमेंड करते हैं तो ये मेडिकेशन कितने टाइम के लिए इस बच्चे को लेनी होती है? काफ़ी साल के लिए लेना पड़ता है और जब वो उसे आउटग्रो करते हैं तो फिर ठीक होता है। ओके। और जिन सिनेरियो में हम देखते हैं बच्चों को मेडिकेशन से प्रॉपर्ली हम ट्रीट नहीं करते तो लॉन्ग टर्म में उनको कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आती है और लॉन्ग टर्म में उनकी इस तकलीफ को कैसे हम मैनेज करते हैं? अभी हमारे देश में तो ऐसा इंडिविजुअल इंश्योरेंस नहीं है कि हम लॉन्ग टर्म मेडिकल मैनेजमेंट कर सकें। ठीक से होना चाहिए लेकिन नहीं है अभी तक। अभी नया आयुष्मान भारत सब आया है तो पोर पेशेंट को थोड़ा ट्रीटमेंट मिलता है। बिल्कुल। लेकिन फॉलोअप ही मेन चीज़ है और जैसे जैसे जो भी प्रॉब्लम होगा उसको ट्रीट करना है। पेरेंट्स पे काफ़ी बर्डन होती है जी। उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा तक ऐसे बच्चे पे रहते हैं और दूसरे बच्चे को थोड़ा कम देख पाते हैं, उनके दूसरे बच्चे जो नॉर्मल होते हैं। जी तो बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पेरेंट्स की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ऐसे बच्चों की, क्योंकि ना सिर्फ उनको समाज में फिर प्रॉब्लम होती है और बल्कि उनका जो साइकोलॉजिकल, उनका जो मेंटल हेल्थ है वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो पेरेंट्स का कितना रोल रहता है ऐसे बच्चों की काउंसलिंग में, ऐसे बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए सही वक्त पे सामने लाने में? मेरे ख्याल से पेरेंट्स का 70% का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 30% डॉक्टर और काउंसलर्स का है जी। क्योंकि जो भी है हम बच्चे को रोज नहीं देखते, पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं और उनके देखभाल करते हैं और उनको पता लगता है जब भी कोई भी प्रॉब्लम आता है।
तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने शुरुआत में भी फरमाया है कि प्रॉपर्ली अगर चेहरा एक साइड से डेवलप नहीं हुआ होता है, और कई सिनेरियो में हम देखते हैं कि एक साइड से काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड रहता है और एक साइड से काफ़ी ज़्यादा छोटा चेहरा रहता है, तो उस सिनेरियो में उन दो साइड्स को प्रॉपर्ली शेप करने के लिए कैसे आप बैलेंस करते हैं? इसके लिए बचपन में हम डिस्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया। उसके बाद जैसे बड़े होते हैं तो ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी यानी कि हड्डी की सर्जरी से करते हैं। ठीक। फिर और कॉस्मेटिकली इम्प्रूव करने के लिए इम्प्लांट्स डालते हैं, और उसके अलावा फैट ग्राफ्टिंग वगैरह वेरियस टेक्निक्स है, जिससे हम कंप्लीटली फेस को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अगर ऐसा पेशेंट अब एल्डरली एज में आता है आपके सामने, तो उस टाइम कितना फ्रूटफुल रहता है हमें ट्रीटमेंट, और उस टाइम क्या ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है? कॉस्मेटिकली तो ट्रीटमेंट कर पा सकते हैं, अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। लेकिन एल्डरली होगा तो उनको क्लेफ्ट पैलेट होगा तो स्पीच नहीं आएगा। ओके। क्लेफ्ट पैलेट किस एज तक हम ट्रीट कर सकते हैं, और किस एज के बाद हम देखते हैं कि स्पीच प्रॉब्लम आ सकती है? ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ज़्यादा तक 1 साल के पहले हम पैलेट ट्रीट कर दिए तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलता है जी। और उसके बाद सर्जरी के ऊपर रिजल्ट्स जाता है। अगर लेटर स्टेजेस में ऐसे पेशेंट सामने आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उस टाइम कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, और उस टाइम कौन सा ट्रीटमेंट हमारे पास दस्तयाब रहता है? ट्रीटमेंट तो वही है जो हम बच्चे में करते हैं जी। लेकिन रिजल्ट्स वही नहीं है, क्योंकि कॉस्मेटिकली हम बिल्कुल नॉर्मल बना सकते हैं, लेकिन फंक्शनली उतने अच्छा नहीं होता है। तो बचपन में ट्रीट करना चाहिए। जी बिल्कुल। कुछ ऐसी थेरेपी जो फिर लेटर स्टेजेस में ऐसे पेशेंट्स को दे रहे होंगे, ताकि इनकी जो स्पीच है वो प्रॉपरली आए, या एटलीस्ट थोड़ा सा वो स्पीक कर पाए? तो स्पीच सपोज स्पीच थेरेपी के बाद भी स्पीच इम्प्रूव नहीं हुआ तो दूसरे तरीके ऑपरेशन है जिससे हम स्पीच इम्प्रूव कर सकते हैं। उसको हम फेरिंगोप्लास्टी और फेरिंजियल फ्लैप्स बोलते हैं जी। और ये सर्जरी से हम उनके जो तालु के जो स्पीच मैकेनिज्म है उसको फिर से नॉर्मल बना सकते हैं। सभी टाइम 100% नॉर्मल नहीं होता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्लिफ्ट लिप और पैलेट की जब हम बात करते हैं, और जैसा कि आपने भी फरमाया, ऑलमोस्ट इन अ ईयर वी सी दैट 32,000 ऐसे बच्चे हैं जो इस तकलीफ को लेकर पैदा होते हैं। तो इन प्रेगनेंसी एक माँ को कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है ताकि उसका जो बच्चा है वो सही से पैदा हो, ऐसे कोई भी तकलीफ बच्चे को ना हो? सो न्यूट्रिशन, विटामिन्स जी, स्पेशली फोलिक एसिड, और बीमारी पड़ेगा तो ज़्यादा दवाई नहीं लेना चाहिए, जितना हो सकते हैं विदाउट दवाई मैनेज करना चाहिए। कोई सीरियस बीमारी आया तो ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट करना चाहिए, और फर्स्ट 7-8 वीक्स बहुत क्रूशियल है। जी बिल्कुल। और जब ये बच्चे फिर ग्रो अप करते हैं, तो जब इनको सही वक्त पे टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो फॉर द लॉन्ग टर्म में एक पेरेंट को क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत होगी इस बच्चे के लिए, ताकि इसको कोई भी कॉम्प्लिकेशन फर्दर लाइफ में ना आए आगे? ज़्यादा तक उनको बच्चे को कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि ऐसा कोई भी तकलीफ नहीं जो पार नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए बच्चे स्कूल जाना चाहिए जी, नॉर्मल एनवायरनमेंट में ग्रो होना चाहिए, बच्चे को पेशेंट जैसा नहीं देखना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, हमारी दावत आज कबूल करने के लिए, हम तक और हमारे नाजरीन तक इतनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नाजरीन, तो होते सठा सरा शुक्रिया वन सोन प्रोग्राम वुचने बापत, ये प्रोग्राम मज शिरकत करने बापत इंशाल्लाह इन सब्ज बे मुलाकात एक नईस मौजूस नईस मेहमान सत, तो तन ताम थी पन्ने सेहतु ख्याल, तुह खुदायस हवाल।